नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का क्लास 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में जो है 9 बजे होती है और आज का जो स्पेशल टॉपिक रहने वाला है वो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी कि प्रत्यक्ष निवेश के महत्व क्या है और पिछली भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो आपके यहाँ से एक दो प्रश्न आपको पूछे भी गए हैं और इन प्रश्नों का जो लेवल था वो ज्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन थे और ये आंकड़ों के आधार पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक विदेशी निवेश हमारे देश में किसके द्वारा किया गया और किस क्षेत्र में किया गया। टॉप 5 जो देश हैं और ये पीबीआई की जो रिपोर्ट होती है, अभी तक हमारे पास में 2022 तक का डेटा अवेलेबल है और इसके दरमियान हमारे को जो जो इसमें डेटा जो है उसका मैंने संकलन किया है। पीबीआई की रिपोर्ट जो होती है ओरिजिनल ऑथेंटिक होती है, गवर्नमेंट की साइट की रिपोर्ट होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है, भाई सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, है ना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रत्येक विदेशी निवेश, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्रत्येक विदेशी निवेश में हमारे से क्या प्रश्न पूछा है वो आपको मैं थोड़ा सा अवगत करवा देता हूं कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई वाले जो देश हैं जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा पूंजी लगाई है और भारत में किस क्षेत्र में। यानी कि एक तो आपको यहां से देश का नाम पूछता है टॉप में जो है, और एक आपसे पूछेगा कौन से राज्य में इसका जो है सबसे ज्यादा जो है नंबर 1 का आकलन रहा है, और एक इसमें पूछता है कि किस क्षेत्र में जो है। तो हमें ये सभी प्रकार की चीजें हैं और इसका जो आकार है कि कितना इसका जो है वे है स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो आपसे पूछता है। और विश्व में भारत का कौन सा स्थान है अभी जो है इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हमारे पास जो डेटा लास्ट अवेलेबल है इसके अनुसार विश्व की 7वीं नंबर पे, यानी कि जो मेजबान देश है उनमें भारत का स्थान कौन सा रखा गया है? 7वां रखा गया है। चलो तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैं इसको शुरू करता हूं, जिससे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब ये होगा, सीधी सी बात ये है, कोई अन्य देश भारत में आके क्या करे, कोई अन्य देश आकर के भारत में आके क्या करे, पैसे का निवेश करे। और जब वो पैसे का भारत में आके क्या करता है, निवेश करता है तो सीधी सी बात है उसको कितने प्रतिशत, यानी कि कितने प्रतिशत भारत में वो जो है निवेश कर सकता है, उसका भारतीय कंपनियों में कितना परसेंट शेयर रह सकता है। तो ये सभी जानकारियां आज इस क्लास में लेने वाले हैं कि 100% कर सकता है, 10% कर सकता है, 74% करता है, 49% करता है, ये कितना और किस प्रकार से, कौन से क्षेत्र में ये जो है प्रतिबंधित है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ये नहीं कर सकता। भारत के कुछ पर्सनल जो है व्यवसाय व्यापार ऐसे हैं जहां पर ये निवेश नहीं कर सकता है। तो हम उन सभी चीजों को आज की इस क्लास में जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ओके चलो जी। पहला जो आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में भी बताया था कि इसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य क्या है, तो आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे अक्सर एफडीआई के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, यानी कि इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के रूप में जानते हैं। एक व्यक्ति या एक संगठन या द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यवसाय में किए गए निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकती है जो किसी दूसरे देश में आके क्या करे, अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। पैसे के अलावा यहाँ पे एफडीआई में आईटी ज्ञान भी हो सकता है, नॉलेज का भी अपने यहाँ पे क्या कर सकता है, वो प्रयोग करवा सकता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल और रोजगार के क्षेत्र भी इसमें आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अकेले जो यहाँ पे पैसे का ही क्या करो, पैसे का यहाँ पे भारत में निवेश करो। इसके अलावा अन्य सेक्टर भी हैं जहां पर इसका जो है निवेश क्या होता है, लीगल होता है। कहाँ लीगल होता है आप देख सकते हैं, आईटी में, प्रौद्योगिकी में, कौशल में और रोजगार के क्षेत्र में भी। हाँ भाई, और मैं आपको जो बताने वाला था इसमें रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट पहले मैं आपको बता देता हूं। रिपोर्ट ये देखिएगा, ये देख लो। पहले सबसे पहले अपन रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में और जानकारियां लेंगे। भारत के जो आंकड़े हैं, इस आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में 84,835 मिलियन अमेरिकन जो डॉलर है उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है,
2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अधिक था। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से क्या था, अधिक था। तो आपसे एक तो ये वाला डेटा पूछ सकता है और एक आपसे ये पूछ सकता है कि कितना पिछले वर्ष की तुलना में जो है कितना अधिक है। दो चीजें तो आपको यहां से ये ध्यान में रखनी है। अगला है वर्ष 2021 में एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 19-20 के 74,000 पॉइंट में शायद 74,391 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 81,973 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो यानी कि ये कब की बात है, पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं। 19-20 की तुलना हमने किससे की है, 20-21 से की है। तो यहाँ पे 74,391 डॉलर था, वो बढ़कर अब कितना हो गया है, 81,973 मिलियन डॉलर हो गया। ये कब की बात है, ये 20 और 21 की बात है। आगे बात करते हैं वित्त वर्ष 2021-22 के। अभी तक हमारे पास ये जो लास्ट डाटा है वो हमारे पास अभी तक यही है के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश जो है किस देश ने किया है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि टॉप निवेश इन्वेस्टमेंट वाला देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे सिंगापुर। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, लेकिन भैया भारत में सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है भारतीय इसमें पूंजी के रूप में। और प्रत्यक्ष के रूप में दूसरे नंबर पे जो है अमेरिका आता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, मैं आपको 5 देशों के नाम बता दूंगा। और सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आता है, यूएसए आता है। और यूएसए का मतलब हो जाएगा आपका अमेरिका जो है सेकंड नंबर पे आता है। इसके बाद मॉरिशस नंबर 3, मॉरिशस कहाँ पड़ता है आपको पता है क्या। और नीदरलैंड नंबर 4 पे है। और नंबर 5 पे आपका कौन सा, स्विट्जरलैंड है। तो ये देखिएगा आप, मॉरिशस कहाँ पड़ता है, तो आप सभी को पता है मॉरिशस अफ्रीका में है, अफ्रीका का हिस्सा है मॉरिशस। नीदरलैंड जो है यूरोप में है और स्विट्जरलैंड भी कहां पर है, यूरोप में है। तो यहां पर भारत में जो सबसे ज्यादा जो निवेश है, आपसे ये ज्यादा अधिकतर एग्जाम में पूछता है। तो आपको टॉप 5 के बारे में जो है वो सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। टॉप 5 के बारे में आपको जो इसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में है जो एक रिपोर्ट, एक संस्था है, ये क्या करती है, विश्व निवेश रिपोर्ट WIR 2022 ने एफडीआई के मामले में वर्ष 2021 के लिए शीर्ष 20 मेजबान देशों की अर्थव्यवस्था में भारत को 7वें स्थान पर रखा है। अनकटन की जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के मामलों में जो भारत का स्थान रखा गया है, 20 जो मेजबान देश हैं उनमें भारत का स्थान कौन से स्तर पर रखा गया है, भारत का स्थान 7वें नंबर पे रखा गया। ये आपको पता होना चाहिए। कब की रिपोर्ट है, 2022 तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बात कर रहे हैं अपन। इसके बाद में है, मैं कह रहा था कि आपको टॉप 5 देश जो आपको पता होने चाहिए, कितना परसेंट है इनका, ठीक है। तो आपका इनका जो परसेंटेज है वो देखिएगा कितना परसेंट रहा है। ये टॉप 5 में सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस और नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो परसेंटेज है वो टॉप पर रहा है, नंबर 1 पर जो है। और इसमें शायद 100% होगा, ये उल्टा लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, एक बार देख लेना थोड़ा सा मेरे पास भी इसका, क्योंकि 94 से 98% के आसपास अगर ये आंकड़ा जो है, एक बार इसको चेक करना पड़ेगा भाई। एक बार आप भी थोड़ा नोटिफाई कर लेना, मेरे को इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो ये, ठीक है। तो सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड का जो है ये टॉप हमारे इन्वेस्टमेंट रहे हुए हैं। इसके बाद में है शीर्ष क्षेत्र कौन से हैं जहां पर भारत में इन्होंने अपना क्या किया है, पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया है, पहला देखिएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 60%। कंप्यूटर और हार्डवेयर में कितना किया है इन्होंने, 60% जो है सबसे ज्यादा। यही एग्जाम में प्रश्न आएगा कि एफडीआई का सबसे ज्यादा जो निवेश हुआ है भारत के कौन से क्षेत्र में हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सेवा क्षेत्र, वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्तीय व्यवसाय। सेकंड, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कुरियर, टेक, प्रशिक्षण, विश्लेषण, अन्य में 12% के आसपास है। और ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में 11% के आसपास है। और
ट्रेडिंग के क्षेत्र में जो है, ट्रेडिंग के क्षेत्र में कितना है, 7.72% है। और निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो है कितना परसेंट है, 5.52% है। तो ये टॉप हमारे क्षेत्र हैं जिसमें इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको यहां तक का जो है ध्यान रखना ही पड़ेगा कि टॉप शुरू के जो अच्छे खासे जो टॉप लेवल के हैं भाई, फर्स्ट लेवल पे तो आपका आ गया कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया गया। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में आगे देखते हैं हम शीर्ष लक्ष्य जो है भारत का टॉप मोस्टेड जो लक्ष्य वाले जो राज्य रखे गए हैं वो कौन सा रखा गया है, सबसे ज्यादा है कर्नाटक 37, यानी कि भारत में टॉप स्टेट की अगर बात की जाएगी तो टॉप स्टेट में कौन सा आएगा भैया, आपके कर्नाटक आएगा 37.55%, महाराष्ट्र में आएगा 26.26% और इसके बाद में दिल्ली में आएगा 13.93 और तमिलनाडु चौथे नंबर पे है 5.10 के साथ और हरियाणा जो है आपका 4.76 के साथ 5वें नंबर पे है। तो ये आपके 5 टॉप जो स्टेट हैं, टॉप 5 जो स्टेट हैं उनकी लिस्ट भी आपके सामने है। तो अगर आपसे यहां से भी प्रश्न पूछता है तो आप यहां से भी आराम से उत्तर दे सकते हैं। पिछले वर्ष 2020-21 12.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 21.34 बिलियन अमेरिका डॉलर में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह जो है 76% की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। यानी कि टोटल वृद्धि की अगर यहाँ पे बात की जाती है तो कितनी वृद्धि आप लोगों के यहाँ देखी गई है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टोटल 76% की यहाँ पे क्या देखी गई भाई, वृद्धि देखी गई है। इसके बाद में हम इस टॉपिक को, हाँ, इसमें एफडीआई जो मार्ग होता है इसमें निवेश के 2 मार्ग होते हैं। इसमें भारत में कहीं पर भी अगर एफडीआई होता है तो इसके 2 मार्ग होते हैं निवेश के, एक होता है स्वचालित मार्ग और एक होता है सरकारी मार्ग। 2 मार्ग आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा आपका स्वचालित और दूसरा होता है आपका सरकारी मार्ग। 2 प्रकार से इसमें निवेश आता है, मार्ग इसके जो है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वचालित ऑटोमेटिक जो मार्ग है वो क्या है। ऑटोमेटिक पथ क्या है, इसमें विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसमें सरकार से और संस्था को भारतीय बैंक या संस्था गवर्नमेंट या सरकार से किसी प्रकार से पहले परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। विदाउट परमिशन के ये भारत में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भारत में गृह मंत्रालय MHA से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होने पर स्वचालित मार्ग के माध्यम में गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 100% तक अनुमति है। यानी कि गैर महत्वपूर्ण नहीं होंगे, जो ये गैर महत्वपूर्ण प्रकार के होंगे यानी कि नॉट इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उनमें 100% तक एफडीआई की क्या होती है भाई, अनुमति होती है ना। और इसमें देखिएगा जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश से किसी भी निवेश के अलावा रक्षा, मीडिया, दूरसंचार, उपग्रह, निजी सुरक्षा एजेंसियां, नागरिक उड्डयन, खनन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व मंजूरी और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पाकिस्तान को बैन कर रखा है, बांग्लादेश को बैन कर रखा है और हमारा जो सुरक्षा रक्षा क्षेत्र है इसको बैन किया हुआ है, इसमें नहीं कर सकते। मीडिया में नहीं कर सकते, दूर संचार में नहीं कर सकते, उपग्रह जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, निजी कोई सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें नहीं कर सकते, नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है उसमें नहीं कर सकते, खनन जैसे सेक्टर में जो ये भारत के क्या माने गए हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र माने गए हैं। यहाँ पर अगर आपको निवेश करना है तो इससे पहले भारत का जो होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय है वहां से आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, परमिशन लेना पड़ेगा। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दूसरा जो मार्ग है सरकारी मार्ग, कौन सा मार्ग है, सरकारी गवर्नमेंट जो मार्ग है, इसमें विदेशी संस्था को सरकार से मंजूरी लेनी होती है। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल FIFP अनुमोदन मार्ग के माध्यम से आवेदकों को एकल खिड़की की निकासी की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है यानी कि ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी से ही क्या होता है, गवर्नमेंट की परमिशन से ही क्या होता है, इसकी एंट्री होती है और सरकार के द्वारा इसके जो सिद्धांत नियम कानून जो है वो क्या किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। और एकल विंडो जो अभी आप सुन रहे हो, सिंगल विंडो के
क्लियरेंस वाला जो अभी ये फैक्टर चल रहा है, एक जगह पर इनको सभी प्रकार की सुविधाएं क्या करवाई जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। अब आगे बात करते हैं इसके बाद में एफडीआई के बारे में कुछ जो जनरल जानकारियां आपको मिलनी चाहिए, और जनरल जानकारियां जैसे कि मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। एफडीआई के लाभ क्या है, इसको लगाने के बेनिफिट्स क्या है, और इसको लगाने के उपरांत किस प्रकार की जो भारत को सुरक्षा और लाभ के दायरे की बात करता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुख्य लाभ है। पहला है, एफडीआई ने आर्थिक विकास को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। एफडीआई ने आर्थिक विकास को क्या दिया है विद्यार्थियों, बढ़ावा दिया है। और बढ़ावा देखिएगा, यह बाहरी पूंजी का प्राथमिक स्रोत है और देश के लिए बढ़ती राजस्व भी है। इसका परिणाम अक्सर निवेश देश में फैक्ट्री खोलने में होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर उद्योग धंधे यहाँ पे लगाना इनका सबसे बड़ा क्या होता है, उद्देश्य होता है, जिसमें कुछ स्थानीय उपकरण भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा विदेशी जो है स्ट्रक्चर हो, इसमें कुछ आपके स्थानीय उपकरण होते हैं, चाहे वे सामग्री हो या श्रम बल हो। अब कोई विदेशी कंपनी भारत में आके व्यापार करनी चाहता है या चाहती है, तो सीधी सी बात है, मजदूर तो उसको भारत के लेने पड़ेंगे, मजदूर विदेशी। हाँ, इसके जो टॉप लेवल के विशेषज्ञ हैं वो विदेशी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मजदूर जो है श्रम बल वो भारत का होगा, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा उनके बजाय। और भी कोई जैसे अन्य छोटी मोटी सामग्रियां हैं, जो कोई भी उपकरण है, मशीनरी जो सामान है जो भारत में आसानी से और अच्छे से अवेलेबल हो, उनका उपयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया कर्मचारियों के कौशल स्तर के आधार पर दोहराई जाती है, यानी कि इसमें सीधी सी बात है, ये कर्मचारियों के कौशल के ऊपर जो है पूरा का पूरा क्या है, डिपेंडेड होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या, यहां तक मेरे विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेकंड होगा इसमें, एफडीआई के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं भाई, सभी को क्या अवसर बढ़ जाते हैं, देखना। जैसा कि एफडीआई किसी राष्ट्र में बढ़ता है, विशेष रूप से एक विकासशील, इसकी सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार पैदा होता है। रोजगार के परिणाम स्वरूप बहुत से लोगों के लिए आय स्रोत बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद लोग अपनी आय खर्च करते हैं, जिससे देश की खरीद शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सीधी सी बात है भैया, अगर कोई दूसरा देश भारत में आके निवेश करता है तो इससे बहुत बड़े सेक्टर को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं, आपका जो एक क्षेत्र है दिल्ली से, अगर अपन जयपुर के मार्ग पे आते हैं, जयपुर आते हैं दिल्ली से, और अलवर वाला जो हमारा क्षेत्र है जिसमें नीमराणा स्पेशल, नीमराणा में बहुत बड़ा एक जोन बना हुआ है जिसका नाम है जापानी जोन। और ये जो जापानी जोन बना हुआ है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ने अपना क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ की जमीन बहुत महंगी है, यहाँ पर जो है लोगों को हजारों से भी अधिक, क्या बहुत हजारों लोगों को यहाँ पे क्या मिला हुआ है, बड़ी संख्या में रोजगार मिला हुआ है। तो भैया ये जो रोजगार मिलता है, तो सीधी सी बात है, ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए क्या पैदा करता है, रोजगार का अवसर क्या करता है, पैदा करता है। इसके बाद में देखते हैं आगे, एफडीआई का तीसरा जो है परिणाम क्या है। एफडीआई के परिणाम स्वरूप मानव संसाधनों का क्या होता है, विकास होता है। जो मानव जो रिसोर्सेज हैं उनका भी क्या होता है, विकास होता है। जैसे एफडीआई मानव संसाधनों के विकास में सहायता करता है, विशेष रूप से अगर प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का हस्तांतरण किया जाता है। मानव पूंजी के नाम से भी जाने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण, कौशल प्रदान किए जाते हैं, जो अपने ज्ञान को व्यापक स्तर पर बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप अर्थव्यवस्था पर समग्र प्रभाव पर विचार करते हैं, तो मानव संसाधन विकास देश की मानव पूंजी को बढ़ाता है। जैसे अधिक से अधिक संसाधनों के कौशल प्राप्त करते हैं, वे दूसरों को प्रशिक्षित करते हैं और अर्थव्यवस्था पर रिपल इफेक्ट बना सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था के द्वारा निवेश हुआ है, तो भारत का जो मानव संसाधन है, यानी कि मानव का चहुमुखी जो है विकास यहाँ पे होता है। आगे देखते हैं, नंबर 4 पे बात करते हैं। क्या बात करेंगे नंबर 4 पे, एफडीआई देश के वित्त और
प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को क्या करता है, बढ़ाता है। इसको बढ़ाता है देश का जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसको, और जो आईटी सेक्टर है, औद्योगिक और प्रौद्योगिक यानी कि आईटी सेक्टर की यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ इनको क्या मिलता है, बहुत अच्छा खासा क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट देखा जा सकता है। एफडीआई की प्रक्रिया मजबूत है। यह उस देश को प्रदान करता है जिसमें निवेश कई उपकरणों के साथ होता है, जिसका लाभ वे उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए जब एफडीआई होता है तो प्राप्तकर्ता व्यवसायों को वित्त, प्रौद्योगिकी, परिचालन कार्य प्रणाली में नवीनतम उपकरणों तक पहुंच प्रदान की जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, उन्नत प्रौद्योगिकियों की प्रक्रिया में शुरुआत स्थानीय अर्थव्यवस्था में आत्मसात हो जाती है, और जो फिनटेक उद्योग को अधिक कुशल और प्रभावी क्या करता है, बनाता है। ये जो हमारी टेक कंपनियां हैं, जो लेवल की कंपनियां हैं, स्तरीय कंपनियां हैं, उनको जो है ये क्या करता है, अपर लेवल तक ले जाने का और एक जो है सक्षम और प्रभावी बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। आगे इसमें दूसरे ऑर्डर के लाभ, यानी ऑर्डर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको आदेश मिलता है। आदेश किस प्रकार का मिलता है, आपको डिमांड की जो बात होती है, यहाँ से अगर आपको किसी बिंदु के ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पे सरकारी निवेश और या प्राइवेट निवेश होता है। तो अगर लेवल अच्छा है और उसकी मार्केटिंग अच्छी है तो यहाँ पे भैया लाभ बहुत ज्यादा मिलने वाला है। उपरोक्त बिंदुओं के अलावा कुछ और हम अनदेखा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एफडीआई देश के पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा है, जैसे राजस्थान में हम ये एक चीज पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन के नाम से, जैसे सीतापुरा आपने पढ़ा हुआ है राजस्थान में, सीतापुरा में जेम्स एंड ज्वेलरी का है, और जैसे जोधपुर का रातानाड़ा जो है वो है, और जैसे निमराना है ना। तो भैया यहाँ पे सेज हमारे खुले हुए हैं, कोई कि अलग अलग क्षेत्रों में खुले हुए हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसे औद्योगिक केंद्र में बदलने में मदद करता है। एफडीआई के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं को घरेलू स्तर पर जो हमारा डोमेस्टिक है और विदेश में भी निर्यात किया जा सकता है, जो एक अन्य आवश्यक राजस्व स्रोत बनता है। एफडीआई देश की विनिमय दर की स्थिरता, पूंजी प्रवाह में भी क्या करता है, सुधार करता है। हमारा जो पूंजी का एरिया होता है यानी कि निश्चित जो होता है उसमें भी बढ़िया मात्रा में क्या होता है, इसका फ्लो बन जाता है और प्रतिस्पर्धी बाजार बनाता है। अंत में यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आसान बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अंत में ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को क्या करता है, मजबूत बनाने के लिए क्या करता है, प्रतिबद्ध रहता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं इसके बाद में हम। एफडीआई के नुकसान भी हैं, अगर इसके बेनिफिट भी हैं तो इसके क्या है, नुकसान भी है। और नुकसान का मतलब ये होगा भाई, कोई भी चीज के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ लाभ है तो एक तरफ क्या है, नुकसान है। और नुकसान भी होंगे, देखिएगा क्या क्या नुकसान है। किसी अन्य निवेश स्रोत की तरह एफडीआई की गुण और अवगुण भी होते हैं, यानी कि इसके कुछ के क्वालिटी भी होती है तो कुछ में क्या होते हैं, अवगुण भी होते हैं, यानी कि दोष भी होते हैं और क्वालिटी भी होती है, जो अधिकतर भौगोलिक राजनीतिक होते हैं। उदाहरण के लिए एफडीआई कर सकता है, जैसे देखिएगा, घरेलू निवेश को रोकना और घरेलू फर्मों के नियंत्रण को विदेशी कंपनियों तक हस्तांतरित कर देना। सीधी सी बात है, आपका जो कोई भी डोमेस्टिक जो व्यवसाय है वो क्या हो जाता है, कोई विदेशी निवेश आता है तो वो अवश्य बाधित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में क्या होता है, फर्क होता है। क्योंकि ये जो देगा वो क्वालिटी क्वांटिटी की बात करेगा, और ये जो कोई लोकल से हमारा सामान जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसकी क्वालिटी उसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है ना। तो यहाँ पर इसका भी एक प्रभाव आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। जोखिम, राजनीतिक परिवर्तन, विदेशी राजनीतिक प्रभाव के संपर्क में आने वाले देश, प्रभाव विनिमय दरें और प्रभाव ब्याज दरें, ये सभी प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। और इन सभी का प्रभाव कहां पर पड़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था के बाद में भारत के प्रत्येक क्षेत्र में इसका क्या देखा गया है, नुकसान देखा गया है। ब्याज दरों पर, विनिमय दरों पर, और राजनीतिक परिवर्तन और विदेशी राजनीतिक प्रभाव के संपर्क वाले देशों में भी। यानी कि अभी आपने सुना होगा भारत
द्विपक्षीय समझौता करता है। बहुत सारे देशों से क्या कर रखा है, द्विपक्षीय समझौता करता है। अभी अगर हम सुरक्षा में बात करें, अगर हम किसी देश से कुछ सुरक्षा उपकरण खरीदते हैं, मान लीजिएगा हम पहले यूएसए से बहुत सारे सुरक्षा उपकरण खरीदते थे, लेकिन अभी हमने फ्रांस और रसिया यानी कि रूस से क्या कर दिया है, उपकरण ज्यादा खरीदना क्या कर दिया है, अधिक कर दिया है। तो हमारा यहां से मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार था अमेरिका के साथ में, उसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा कि भैया आपने वहां से क्यों लिया। जैसे अभी एक बड़ा विवाद चला था राफेल करके नाम से, कहां से खरीदा था ये राफेल नाम का एक जो है हमारा फाइटर जेट था, जिसके ऊपर अभी तक सरकार के ऊपर बड़ा दबाव आ रखा है, अभी तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और ये ऐसी चीजें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं देश की राजनीति और देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा क्या डालती है, इफेक्ट जो है पैदा करती है। इसके बाद में आगे देखते हैं ऐसे क्षेत्र जिनमें भारत में एफडीआई प्रतिबंधित है। मैंने आपको कहा था कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नियंत्रण में होते हैं, यानी कि इसमें निवेश नहीं कर सकते। ये किस प्रकार के होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं, संवेदनशील होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। इनमें कोई भी विदेशी कंपनी अपना निवेश नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, इससे मंजूरी लेनी पड़ती है। मैंने आपको शुरू में बताया था मंजूरी किससे लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे मंजूरी आपके भारत का जो होम मंत्रालय है यानी कि गृह मंत्रालय है, वहां से क्या लेनी पड़ती है भाई, मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन, यानी कि हमारा जो परमाणु ऊर्जा का जो सेक्टर है, इसमें कोई भी दूसरा देश सरकार की बिना परमिशन के मंजूरी के बिना यहाँ पर निवेश नहीं कर सकता है। तो ये क्षेत्र आपका कैसा रहता है, ये क्षेत्र आपका जो है पूर्णतया प्रतिबंधित रहता है। इसके बाद में है जुआ, सट्टेबाजी, व्यवसाय और लॉटरी, यानी कि जुआ जो आपका जो है अनलीगल होता है, सट्टेबाजी ये भी अनलीगल होता है, और ये जो लॉटरी वाला जो सिस्टम होता है इनमें ये निवेश नहीं कर सकते। ये पूर्णतया क्या है भाई, प्रतिबंधित है। और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलता है कि 4 आपको ऐसे ही ऑप्शन देगा जिसमें से 3 जो होंगे वो तो राइट होंगे और एक ऐसा होगा जो गलत होगा, कि इसमें से ऐसा छांटिए जिसमें परमिशन है और कौन से में परमिशन नहीं है। चिट फंड निवेश जो ये कंपनियां होती हैं बहुत लाभ देती हैं। चिट फंड कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बग भी गई हैं, जिसमें आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा कि पैसे को डबल करने का झांसा दिया जाता है कि आपके पैसे 7 दिन में क्या कर दिए जाएंगे, डबल कर दिए जाएंगे। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप 7 दिन में जो है करोड़पति बन सकते हैं। आप आने वाले 2-4 महीने में ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी कारों में घूमोगे। और ऐसे इनके एजेंट जो हैं आज भी गांव में, गांव के लोगों को उल्लू बनाए रहे होते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो गांव में अपना प्रचार प्रसार करती हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको क्या चाहिए होता है, लाभ चाहिए भैया, सीधी सी बात होता है, लालच आदमी का गला कटवा ही है। तो भैया आप लोग एक दिन में आपकी मेहनत का पैसा ही रुकता है। आप अचानक अगर अरबपति बनने के ख्याल ले रहे हो ना, तो ये जो चिटफंड नामक कंपनियां भारत में अभी बहुत सारी सक्रिय है। और भैया ये पैसा लेके फिर थोड़े समय बाद आपका पैसा लेते हैं और फिर फुर्र हो जाते हैं, कंपनी लॉस में चली जाती है। भैया तो ऐसे से बच के रहना है। कृषि और बागान की गतिविधियां जैसे मत्स्य पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, चाय रोपण और पशुपालन को छोड़कर, यानी कि इनको छोड़ करके कृषि और बागानों में इन गतियों, मत्स्य को छोड़ दो, इसमें कर सकते हैं, बागवानी में कर सकते हैं, चाय में कर सकते हैं और पशुपालन में, यानी कि इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं तो और बाकी में कर सकते हैं। यानी कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र, इनको छोड़ करके बाकी में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रियल एस्टेट, हाउसिंग, यानी कि हमारा जो रियल एस्टेट का कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है रियल एस्टेट का, भाई आप सभी को पता है। जैसे टाउनशिप, कमर्शियल प्रोजेक्ट को छोड़ करके, इसमें जो टाउनशिप को छोड़ दो और कमर्शियल प्रोजेक्ट को छोड़ दो, बाकी को जो है यहाँ पे जो है नहीं किया जा सकता है। और है टीडीआई और टीडीआर ट्रेडिंग जो होता है, इसमें भी आप जो है क्या नहीं कर सकते, निवेश नहीं कर सकते। और इसके अलावा तंबाकू उद्योग द्वारा निर्मित जैसे सिगरेट और सिगार में भी आप निवेश नहीं कर सकते। तो ये भारत के कौन से हैं भाई, ये भारत के जो है प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। ये भारत के किस प्रकार के क्षेत्र हैं भाई, ये भारत के पूर्णतया प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, जहां पर क्या नहीं किया जाएगा, निवेश नहीं किया जाएगा। हाँ भाई, तो मैंने आपको अच्छे से ठीक से समझाने का प्रयास किया है और आपको भली बात ही समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो
प्रत्येक जो विदेशी निवेश है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से इसमें एंट्री होती है, सरकार के द्वारा कौन सी चीजें लीगल होती है, टॉप 5 देश कौन से हैं, टॉप 5 राज्य कौन से हैं, और टॉप 5 जो इन्वेस्टमेंट क्षेत्र हैं वो कौन से हैं। तो आप इनको थोड़ा सा डेटा जो है उसको ठीक ठीक याद कर लेना, बाकी तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं। और अभी जो इसकी नई रिपोर्ट अगर आ जाती है 1-2 महीने में, अभी तक आपसे एग्जाम से पहले पहले, तो मैं और उसको आपको जो है अपडेट करा दूंगा। अभी तक तो हमारे पास जो लास्ट जो डेटा है वो अभी तक का यही है। चलो विद्यार्थियों, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसी रही क्लास फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आज का सेशन कैसा रहा इसके बारे में। और हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे से विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।